गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल की कास्ट एंड क्रू। सो फर्स्ट एवरीवन, वेलकम टू टेलीग्राम। और सबसे पहले सवाल आप दोनों से सर होगा कि ये मूवी कैसे ध्यान में आई, इस कॉन्सेप्ट को लेकर कैसा ध्यान में आया कि ये कॉन्सेप्ट लेकर आना है, जबकि ये कहानी बहुत ज़्यादा पुरानी है और बंगाल की स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो वहाँ की कहानियाँ जल्दी कोई लाता नहीं है। कश्मीर हो गया या पाकिस्तान हो गया, ये सब बहुत लेकर आते हैं, बट ये स्टोरी कोई नहीं लाता। तो ये सब आपके ध्यान में कैसे आया? देखिए, ज़ाहिर सी बात है कि बंगाल जैसी स्टोरी को बनाना और उस पर काम करना एक चैलेंज तो है ही, क्योंकि वहाँ की न्यूज़ ना तो वहाँ की जो हुकूमत है उससे बग़ैर मर्ज़ी के कोई न्यूज़ ना निकल पाती है, ना ही उनकी मर्ज़ी के बग़ैर वहाँ पर किसी घटना की FIR तक होती है। और ये बात हम ये समझते हैं पूरी दुनिया के लिए ढकी छुपी नहीं है। तो जब स्टोरी के करीब हम लोग गए और सनोज मिश्रा जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, इसके राइटर भी हैं, और वो पश्चिम बंगाल गए और उन्हीं ने वहाँ पे वो रास्ते देखे, कहाँ से लोग आते हैं, किस तरह से यहाँ पर बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं और किस तरह से उनकी आईडीज़ बनती हैं। तो स्टोरी जो है वो बांग्लादेश से ही शुरू होती है, क्योंकि बांग्लादेश में एक परिवार से शुरू होती है, सिराजगंज का परिवार जी। और घटना 8 अक्टूबर 2001 की है, जहाँ एक अनिल चंद का हिंदू फैमिली थी, उसके साथ वहाँ के जो कट्टरपंथी चरमपंथी संगठन है उन्हीं ने हमला किया, ये कह कर के काफिर है, और फिर उनके साथ जुल्म ज़्यादती हुई, उनको मारा गया। उनकी एक 14 साल की लड़की पूर्णिमा थी, उसके साथ में गैंग रेप हुआ। तो वो चीज़, चाहे वो आप पश्चिम बंगाल में पीछे चली जाएं या आज मौजूदा हालात, वहाँ सब हालात एक ही जैसे रहते हैं। तो वहाँ पर जो वो घटना घटी जिसमें एक माँ का दर्द दिखाई दिया और बाद में मीडिया ने उसको कहीं से निकाला और उसको हाईलाइट किया, जिसमें माँ एक अपनी बच्ची को बचाने के लिए उन दरिंदों से ये कहती है कि अब्दुल अली एक एक करके करो वरना मर जाएगी। तो ये दर्द भरी एक दास्तान है, सच्ची कहानी है। तस्लीमा नस्लीम जी ने भी अपनी किताब लज्जा में इसको पूरा लिखा, जिसकी बात से उनको बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। तो वहाँ से स्टोरी शुरू होती है। उसके बाद फिर वो उनमें से एक परिवार की लड़की बच जाती है, वो आती है हिंदुस्तान इस नज़रिए से, उसका ये मकसद होता है कि हम ह्यूमन राइट्स, क्योंकि वहाँ तो नहीं कोई सुनता वहाँ पर, तो ह्यूमन राइट्स में जाएं, यहाँ की हुकूमत से मिलें, वो हमारे लिए कुछ मदद करे, हमको न्याय मिल सके। लेकिन वो फिर वहाँ पर किस तरह से वहाँ की जो रोहिंग्यास जो आते हैं और जो वहाँ पश्चिम बंगाल में उनकी एक खेती हो रही है, फार्मिंग हो रही है सरकारी मदद से। देखिए, वहाँ की हुकूमत तो उनके लिए वो एक वोट बैंक है, लेकिन देश के लिए ख़तरा है। वहाँ की हुकूमत आज भी नहीं सोच रही है, पहले भी ये चीज़ें नहीं थी। वहाँ पर आबादियाँ उन जो घुसपैठिए हैं उनकी बढ़ती जा रही हैं और हिंदू वहाँ से भाग रहा है। जाहिर सी बात है कि अपनी ज़िंदगी कोई ख़तरे में नहीं डाल सकता, उनको सुरक्षित स्थान चाहिए, वो दूसरी तरफ निकल रहे हैं। तो कश्मीर से बदतर हाल अगर देखा जाए, क्योंकि वहाँ की खबरें नहीं निकल पाती, लेकिन कश्मीर से बदतर हाल पश्चिम बंगाल का इस वक्त हो चुका है। तो ऐसी सियासत जहाँ पर ना तो ह्यूमन राइट्स की कोई फ़िक्र हो, ना वहाँ पर किसी उन वोट की सियासत, तो वो एक अलग पॉलिटिकल इशू है। उसके ऊपर ना तो मेरी फिल्म पॉलिटिकल है, ना कोई प्रोपेगेंडा फिल्म है। हमने तो एक दर्द को दिखाने की कोशिश की है। उस माँ की चीख से उस पिक्चर शुरुआत होती है और फिर उस लड़की को क्या क्या लव जिहाद जैसी स्टेज से गुजरना पड़ता है और किस तरह से उसे लोग मिलते हैं और कैसे उसको भी मारने की कोशिश की जाती है, तमाम चीज़ें हमने उसमें दिखाई। तो स्टोरी क्योंकि ट्रू स्टोरी है, सच्ची कहानी है, हम उसको अपने से किसी भी जो फिल्में आई हैं उससे कंपेयर नहीं करते। तो हमने एक दर्द दिखाने की कोशिश की है।
इसी के साथ साथ अभी जो मैं मौजूदा हालात चल रहे हैं वहाँ पर, मैं इसी भी थोड़ा सा लूँगी कि उस मौजूदा हालात को लेकर आपका ये लाना ज़रूरी था इस मूवी को, क्योंकि आपने ओपनली ममता बनर्जी को इनवाइट किया है कि आप आके हमारी मूवी देखिए। तो क्या आपको लगता है ये फ़ायदेमंद रहेंगी आपको इस वक्त लाने में, क्योंकि वहाँ का जो हालात है फ़िलहाल जो सिचुएशन है बहुत कंपैरिजनली सिमिलर है? देखिए, ये हालात तो अभी कुछ दिन पहले ही डेवलपमेंट है ये, करेक्ट। लेकिन हम फिल्म तो 1 साल पहले से बना रहे हैं और हमारी फिल्म फरवरी में ही रिलीज़ हो जाती, क्योंकि नोटिफिकेशन इलेक्शन का आने की वजह से सेंसर सर्टिफिकेट रोक दिया गया था। तो अब सेंसर हमको नोटिफिकेशन ख़त्म होने के बाद मिला, तो फिर अब हमने उसकी शुरुआत की। तो फिल्म की डेट हम पहले ही रिलीज़ की डेट हम कह चुके थे कि हम 30 को आ रहे हैं, लेकिन अब इस बीच में जो घटनाएं वहाँ पर घटी, आज आप देखिए कि वहाँ की शेख हसीना भागी वहाँ से और किस तरह से कट्टरपंथियों ने वहाँ पर हुकूमत, देखिए वो भी क्योंकि उस देश की मुखिया थी और वो थोड़ी सेकुलर थी, जो लोगों को वहाँ पसंद नहीं था। तो आज की तारीख में अपना देश वहाँ का मुखिया छोड़ के भाग गया हो तो हालात क्या होंगे। आज खबरों में आज भी हम देख रहे थे, वहाँ कोई आज मंदिर भी तोड़ दिया गया है, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। ये इंसानियत नहीं है। देखिए, मज़हब कोई भी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, या कोई भी XYZ मज़हब हो, सनातन हो, कोई मज़हब किसी के साथ जुल्म ज़्यादती के लिए अगर प्रमोट करता है मज़हब के मानने वालों को, तो हम ये समझते हैं वो मज़हब नहीं है। Exactly, right. वो मज़हब नहीं है, क्योंकि मज़हब का पहला और धर्म का पहला जो सब्जेक्ट है वो यही है इंसानियत। करेक्ट। इंसान को इंसान से मोहब्बत करनी चाहिए और उसको किस तरह से एक दूसरे के दर्द में शरीक होना चाहिए। आपको आपके ईश्वर को, अल्लाह को मानने का तरीक़ा अलग हो सकता है, लेकिन वो तो एक है। एग्जैक्टली राइट। और वो एक है, तरीक़ा आपका अलग है, लेकिन आप इंसानियत को दिल में रख के अगर आप उसको पूजोगे, उसको मानोगे, उसके आगे सिजदा करोगे, तो हम ये समझते हैं कि वो तुम्हारी इबादत कबूल करने वाली है। लेकिन अगर तुम हैवानियत अपने अंदर पैदा करोगे और जुल्म ज़ाती को किसी मज़हब से या किसी धर्म से जोड़ोगे, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो उसका पार्ट है नहीं। आप जोड़ रहे हो तो ये पार्ट नहीं है मज़हब का। तो दुनिया आज देखिए किस तरह से एक इनकलाब जैसा आया हुआ है कि लोग पता नहीं क्यों एक दूसरे से लड़ रहे हैं और मतलब क्या चाहते हैं। जिहाद, कुर्बानियाँ, कोई हुरों के चक्कर में है तो कोई जन्नत जाने के चक्कर में है कि जैसे बस धरती से मज़हब ही नहीं होता, धरती से एक फ़्लाइट है जो जन्नत की तरफ सीधे जा रही है। तो वो चीज़ें जो हैं वो समझना चाहिए। तो हमारी फिल्म में हम कोई पॉलिटिकल ना तो मकसद है, ना हमारी फिल्म का कोई मज़हब को टारगेट करने का मकसद है। हमारी फिल्म में हमने इंसानियत को प्रमोट किया है, जुल्म और ज़ाती दरिंदों को एक्सपोज किया है। जाहिर सी बात है कि जब आप किसी जालिम को एक्सपोज करोगे तो कहीं ना कहीं उसके मिशंस जो हैं वो कमज़ोर पड़ेंगे। बिल्कुल। ठीक है, हर चीज़ का इलाज ये नहीं होता, हमको मॉरली भी उसको ट्रीट करना पड़ता है। तो एक्सपोजर जो है, अब चाहे बंगाल की हुकूमत है, वहाँ पर वो जो इस वक्त कर रही हैं ममता बनर्जी, हमने क्यों कहा कि ममता बनर्जी भी इस फिल्म को देखें। हम स्पेशली उनको इनवाइट करते हैं कि वो समझिए कि लोगों का दर्द क्या है। हो सकता है कि वो ना समझ पा रही हूँ, शायद फिल्म के माध्यम से दर्द को समझे। मकसद सिर्फ यही है, हमें किसी धर्म के आधार पर हमने फिल्म नहीं बनाई है। तो मकसद इंसानियत है और दर्द को दिखाने की कोशिश की है। एक सब्जेक्ट है उस माँ का जो चिल्ला के अपनी बच्ची के लिए कह रही है कि एक एक करके करो वरना मर जाएगी। ये एक दर्दनाक सब्जेक्ट है। एग्जैक्टली राइट। सर, ये जो मूवी का मुद्दा है, हमने जितना ट्रेलर देखा, जितना समझा है, वो एक तो रेफ्यूजीज़ और एक रेप, ये दो को ज़्यादा ही आपने बताया, फोकस किया है। अगर मैं रेफ्यूजीज़ की बात करूँ, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ इस्लामिक कट्टर लोग हैं। तो पहला तो मैं आपको बता दूं कि जो जिहाद के नाम से आते हैं, जो रेफ्यूजीज़ होते हैं, ना हम उसे
मुसलमान मानते हैं ना वो हमारे मुसलमान का पार्ट है। वो आप भी मानते होगे ये चीज़ों को, अभी आपने कहा कि उनका कोई मजहब नहीं होता। देखिए दूसरी बात, जिहाद, इस्लामिक जिहाद हो या इस्लामिक कोई भी मूवमेंट हो, हम ये कहते तो हैं कि हम उनको इस्लामिक नहीं मानते, लेकिन हमको आज तक कोई भी आतंकी चिता में जलाता हुआ नहीं मिला, बनती उनकी कब्र ही है। हाँ, एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि जाहिर सी बात है उनका मकसद तो अलग है, वो खून खराबा चाहते हैं, इंसानियत को बांटना चाहते हैं, उनका मकसद ये है। जी। लेकिन अब जैसे कि हम आपको एक मिसाल दें, किसी मदरसे में, जैसे कि मुर्शिदाबाद में हमने फिल्म में भी फिल्माया है, मुर्शिदाबाद में एक मदरसे में बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, वहाँ ब्लास्ट हुआ, उसके बाद वो आदमी पकड़े गए। ये मदरसे, लेकिन हर मदरसे में ऐसा होता है ये नहीं कह सकते। करेक्ट, राइट। तो जो होता जहाँ है, लेकिन कहा जाता है सबको। एग्जैक्टली। अगर के कहीं पर जो इस्लाम का नारा देकर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूलुल्लाह का, अल्लाह अकबर का नारा देकर जो जुल्म कर रहे हैं, कहा क्या जाएगा कि ये मुस्लिम्स हैं। करेक्ट। लेकिन आम मुस्लिम ऐसा नहीं है, हमदर्दी रखते हैं, आज रह रहे हैं। एग्जैक्टली, रह हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा पूरी वर्ल्ड में कहीं पर सुरक्षित है तो यहाँ मुसलमान हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वो भाईचारे में रह रहे हैं। बिल्कुल। ना हिंदू उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है, ना आम मुसलमान हिंदुओं को नुकसान पहुंचाना चाहता है। लेकिन इसी चीज को दरार डालने के लिए, इसी चीज को खंडित करने के लिए ऐसी ताकतें जो आ रही हैं, जो उनके मूवमेंट चल रहे हैं, वो इसी तरह का, क्योंकि ये भाईचारा ख़त्म हो, किसी तरह का न्यूसेंस हिंदुस्तान में क्रिएट हो, भारत जो है वो इंटरनल फसाद में मुब्तला हो जाए, यही सारी चीज़ें उनके मकसद यही है कि भारत को कमज़ोर करो। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा जो दूसरा है, इसमें रेप केस को आपने जो फोकस किया है, रेप केस की अगर मैं बात करूँ, उस वक्त भी हसीना शेख का गवर्नमेंट था और इतनी आवाज़ नहीं उठाई गई थी उस लड़की के लिए, और आज हसीना शेख भागती फिर रही है, वो इंडिया आई है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली गवर्नमेंट को ही टारगेट किया जा रहा है आपकी मूवी से। नहीं, हमने किसी भी बांग्लादेश की हुकूमत को भी टारगेट नहीं किया, हमने एक फैमिली का दर्द दिखाया है। ओके। न पश्चिम बंगाल की हुकूमत को टारगेट किया। अब जब पश्चिम बंगाल के हालात दिखाएंगे तो मौजूदा हुकूमत का जो वहाँ पर पॉलिसीज़ हैं उनको तो दिखाना ही पड़ेगा। वहाँ पर इलीगल आइडेंटिटी लोगों को दी जा रही है, घुसपैठियों को, तो ये बताना ही पड़ेगा। तो हमारा मकसद ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा मकसद साफ है। तो खाली हमारे इश्यूज बहुत से हैं। रेप तो एक बहुत छोटी चीज़ है, वहाँ पर हमने रेप को इतना ज़्यादा एक्सपोज भी नहीं किया है, क्योंकि हम चाहते हैं अगर हम उस घटनाओं को अगर फिल्माने लगें तो फिर वो फैमिली के साथ बैठकर देखने वाली पिक्चर हम समझते हैं नहीं होगी। तो वो चीज़ हमने ऐसे पर्दे पे दिखाई है कि उसमें कहीं पर किसी चीज़ का एक्सपोजर नहीं हुआ। तो फिल्म इश्यूज जो हैं वो घुसपैठिए हैं भारत के अंदर, रोहिंग्याज हैं, जो जिहादी मूवमेंट चल रहे हैं, जिनको कहा जाता है कि ये इस्लाम से हैं, वो मूवमेंट हैं। ये फैक्ट है कि ऐसे मूवमेंट चल रहे हैं, इसको कोई नहीं डिनाई कर सकता, पूरे भारत में चल रहे हैं। उन चीज़ों को एक्सपोज किया है, एक सब्जेक्ट के ऊपर नहीं, एक स्टोरी ज़रूर है, लेकिन हमने बहुत से इंटरनेशनल सब्जेक्ट उठाए हैं जो खाली बंगाल के लिए नहीं, पूरे देश को देखने के लिए हमने उठाया है, और पूरे देश को ये चीज़ देखनी चाहिए और देश देखना भी चाहता है। एग्जैक्टली। डायरेक्टर सर, आपसे जानना चाहेंगे कितना मुश्किल था आपके लिए ये मूवी डायरेक्ट करना, पूरी स्टोरी की छानबीन करना। आपने कहा कि आप बंगाल में रहकर आए हो बहुत टाइम तक, तो कितना मुश्किल था ये सब पूरी स्टोरी लाइन पर जाना और एक एक चीज़ों को कैप्चर कर बताना, और कितनी इसमें फिक्शन और नॉन फिक्शन कितना है टू एनहांस द स्टोरी। एक्चुअल में पिछले 30 साल के जो मेरे फिल्मी करियर में, जो मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये 30 साल जो मैंने बिताया इंडस्ट्री में, वो एक स्कूलिंग थी। मतलब स्कूलिंग के बाद एग्जामिनेशन, तो ये फिल्म जस्ट लाइक एग्जामिनेशन हो गया। 1 दर्जन से ज़्यादा फिल्में मेरी हैं और सब थिएट्रिकल रिलीज हैं, लेकिन इस फिल्म में जो
ग्राउंड लेवल पर जब काम मैंने शुरू किया तो मैं उससे दिल से भी उतनी गहराई से जुड़ता चला गया, क्योंकि वो जो दर्द था, वो पेन था, मैं भी महसूस करता हूँ, क्योंकि बहुत संवेदनशील इंसान हूँ मैं। तो मुझे लगा कि ऐसी चीज़ें जो हमारे देश के अंदर हो रही हैं, जो आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा बन रही है, सामने भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है कि सरकार चीज़ों को दबा रही है, कुचल रही है, सब कुछ कर रही है, फिर भी कोई बोल नहीं रहा है। तो हमें लगा कि सिनेमा बनाकर ही कम से कम कुछ लोगों को शायद इस मामले में हम लोग अपने फेवर में ले पाएँ, या कुछ लोग अगर इसको सुन करके देख करके अगर जागृति आए उनमें, कुछ ऐसा रेवोल्यूशन पैदा हो, तो शायद देश में पैदा होने का, धरती में आने का एक मकसद मेरा पूरा होगा। तो एक बड़ा जो ब्रॉड एक थिंकिंग लेकर के मैंने इस फिल्म को फिर डिज़ाइन करना शुरू किया, रिसर्च करना शुरू किया। और जैसा कि आपने कहा कि इसमें फिक्शन कितना है और रियलिस्टिक कितना है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास रियलिस्टिक इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि फिक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। जो मैं पहले फिक्शन सोचता था या राइटर को बुला के बोलता कुछ लिखो, बढ़िया कहानी लिखो, ये लिखो, कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इतने सारे एलिमेंट्स, इतने सारे एंगल हमारे पास थे, उसमें से कुछ को ही छूते हुए निकल गया मैं। सीन्स की अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअल जो सीन्स थे हमने देखे ट्रेलर में, वो कहीं ना कहीं कुछ रियल सीन्स लग रहे हैं, तो वो कहीं से आपने लिए हैं या आपको मिले हैं, कुछ आप बता सकते हो? वो बिल्कुल एक्चुअल में फिल्म के सारे सीन्स जितने भी हैं वो सारे ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड हैं लगभग। उनको हमने एक सिनेमैटिकली जो है एक ड्रामा, हम लोग ड्रामा की तरह से क्रिएट जरूर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश ये की है कि वो ड्रामा ना लगे, वो रियल चीज़ें जैसी हुई होंगी वो इमेजिनेशन करके वो वैसा ही दिखाई पड़े, उस तरह से उसको शूट करने की कोशिश की है। लेकिन उसमें फिक्शन जैसी चीज़ नहीं है कोई, फिल्म में जो भी चीज़ें हैं बहुत रियलिस्टिक। और कितनी लैंग्वेजेस में आ रही है? अभी तो फिलहाल हिंदी में आ रही है, सबटाइटल के साथ विदेश में भी रिलीज होगी, लेकिन तेलुगु तमिल में भी आएगी बहुत जल्दी। और बंगाल में फिल्म इसलिए हिंदी में जा रही है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं चूँकि जहाँ भी बंगाल में रहा हूँ वहाँ सब जगह फिल्में रिलीज़ होती हैं और हिंदी में भी लोग फिल्म देखकर समझते हैं, वहाँ पर हिंदी गाने भी लोग गाते हैं, और आप हिंदी में बात करेंगे तो आपसे बराबर हिंदी में बात करेंगे। मतलब वहाँ पर समझ लो कि दो भाषा एक साथ चलती है, बंगला और हिंदी। मतलब वहाँ ऐसा नहीं कि जैसे अपने यहाँ महाराष्ट्र में भी है कि लोग हिंदी भी बोलते हैं और महाराष्ट्री भी बोलते हैं, और हमारे पूरे महाराष्ट्र में हिंदी फिल्में लगती हैं। तो अभी हमने फिलहाल डबिंग की कोई ऐसी योजना नहीं बनाई है, मैं पूरे सारे टेरिटरी के साथ इसको हिंदी वर्जन में ही बंगाल में रिलीज़ कर रहा हूँ। वेल आप दोनों किरदार पर आते हैं। आपका किरदार सबसे ज़्यादा क्या चैलेंजिंग है, और आपके किरदार में एक वो चैलेंजिंग पार्ट कौन सा था जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा आपको, या आप इमोशनल हो गई उस दौरान? जब मुझे नरेशन दिया गया ये स्क्रिप्ट का, तो मेरे लिए काफ़ी अलग कैरेक्टर था, एंड आई वाज नॉट वेरी श्योर वेदर आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट। तो मैंने सर को बोला, लाइक ऑब्वियसली आई गिव ऑल माई मूवी जितनी भी की, मैंने उसका ऑडिशन लिया। तो मैंने सर को बोला, सर आप पहले मुझे देखिए, अगर मैं इसमें फिट आ रही हूँ तो ही मुझे लीजिए, बिकॉज ये ऐसा एक कैरेक्टर है जिसको 100% जस्टिस इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं मिलता तो वो ऑनेस्टी और रियलिटी ऑफ द फिल्म दिखती ही नहीं। एंड इट्स बेस्ड ऑन दिस गर्ल, लाइक उसकी पूरी जर्नी दिखाई हुई है फ्रॉम बांग्लादेश टू कमिंग टू इंडिया, एंड हाउ शी वांट्स टू कन्वे हर मैसेज, यू नो, जो भी उसके साथ ऑपरेशन हुआ है उसको जस्टिस चाहिए उस चीज़ के लिए। तो ये जो कैरेक्टर में वो ऑनेस्टी दिखने के लिए जो टास्क लग रहा था, तो मैंने काफ़ी कैरेक्टर स्टडी किया जितना सर से हो सके। मैंने उतना सर को पूछा, डिटेल में गई, इसके पीछे जो फैक्ट्स थे वो देखे, वो सुने, वो पढ़े भी, यू नो, क्योंकि मुझे जानना था कि कितनी ट्रू स्टोरी है। पर एक्चुअल में देखा जाए तो ऑलमोस्ट इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स ओनली, वॉट एवर इज हैपनिंग। एंड मैंने एक्चुअली रियलाइज़ कि एक्चुअल में ये हो रहा है, बिकॉज मी स्टेइंग इन बॉम्बे, मुझे खुद भी आइडिया नहीं था एज एन एक्टर एंड एज एन इंडिविजुअल कि ये सब हो रहा है। पर जब मैंने जितना न्यूज़ देखा, जितनी मैं उसके इंटेंसिटी में गई, आई रियलाइज़ कि ये हकीकत में बहुत सारी चीज़ें जो मूवी में वो एक्चुअल में है। एंड देन देयर वर थिंग्स, एंड इसमें काफ़ी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन भी बताई गई है हिंदू वेदास के बारे में, हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में। सो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन फॉर मी वॉज वेरी न्यू। तो मैंने काफ़ी खुद भी रिसर्च किया, खुद भी पढ़ा, एंड कैरेक्टराइजेशन, मैंने काफ़ी थिएटर ग्रुप्स किए, मैंने काफ़ी कोर्सेज किए हैं, वर्कशॉप्स किए हैं। तो आई वांटेड टू गेट इनटू द कैरेक्टर। मैं पढ़ती गई और जितना मेरे में वो कैरेक्टर के जो पॉइंट्स है, बेसिक पॉइंट्स माने चाहिए, वो मैं लाती थी खुद के अंदर, एंड आई यूज्ड टू पोर्ट्रे। ऑल्सो इमोशनल पार्ट ऑफ योर, यू नो, पूरी जर्नी की या जब मैंने खुद स्क्रिप्ट पढ़ी और जब इमोशनल पार्ट आता था, आई यूज्ड टू आइसोलेट माई सेल्फ। मैं कान में ईयरफोन्स लगा देती थी, एंड
विच एवर दैट इमोशन वॉज, यू नो, देयर वर सीन वे सर खुद बोलते थे कि मैं रो पड़ा एंड यू नो पूरा सेट को मैंने खाली कर दिया था। मैंने बोला था मुझे एक वर्ड भी नहीं चाहिए, आई वांट कंप्लीट साइलेंस, और मैंने म्यूजिक ऑन किया था विच मोटिवेटेड मी। एक पूरा जो मोनोलॉग या जो भी बोलना था इट मोटिवेटेड मी कि मैं अंदर से आऊँ। तो मैं उसको पढ़ते गए एंड मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते थे व्हेन आई हैड सेड दोज डायलॉग्स, क्योंकि मुझे वो फील हुआ, ऑटोमेटिकली आंसू आ गए थे, यू नो। मैं जो वो मोमेंट में चली गई थी एंड जब मैंने देखा कि ऑडियंस भी वो मोमेंट में चले गए थे, आई फेल्ट लाइक ओके, आई हैव एक्चुअली डन जस्टिस टू दिस कैरेक्टर। वेल आपसे जानना चाहेंगे, आपके दो किरदार है, पॉजिटिव और नेगेटिव, विच वॉज मोर डिफिकल्ट फॉर यू? एक्चुअली दोनों ही इक्वली इजी भी थे और इक्वली डिफ़िकल्ट भी थे। तो पॉजिटिव, बट पूरे शूट के दौरान जो हमारा स्केड्यूल लगा था, तो बहुत ज़्यादा जो स्क्रिप्ट है ये रियलिटी पे बेस्ड है जी। तो सच में वो फील हुआ था कि हम रियल वो कैरेक्टर्स हैं। और मेरे को ऐसा लगा कि नेगेटिव करते हुए थोड़ा बुरा मेरे को ज़रूर लगा तो मुझे, क्योंकि लगा कि सच में रियलिटी में लोगों के साथ अगर इतना ऐसे हो रहा है तो वो मुझे थोड़ा दिल पे बात लगी प्ले करने से ज़्यादा। और बाकी पॉजिटिव वाला तो किसको अच्छा नहीं लगता कि ठीक है हैप, वो अच्छी चीज़ सबको अच्छी ही लगती है, लेकिन जब बुरा करो तो फील होता है, और हम है नहीं, पर मुझे लगा कि जो कर रहा है और जिस पे बीत रही है उसको क्या फील हुआ होगा। तो वो करते हुए मेरे को बुरा लगा। डिफ़िकल्ट तो एज सच वो मेरी डिफ़िकल्टी हो सकती है, बट एज सच इक्वली चैलेंजिंग थे दोनों रोल्स। ऑल्सो यू नो कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पर आपके यू नो फैमिली रिलेटिव्स की अगर मैं बात करूँ जहाँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कुछ नहीं है, और आपने जो मूवी की है वो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल मूवी है, क्या आपकी फैमिली का रिएक्शन था इसको कंट्रोवर्सी लेकर? तो है, ऐसी बात नहीं है, बट ठीक है। एज सच मेरा कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं था कि ये कंट्रोवर्सी है तो करूँगा। सब्जेक्ट अच्छा था, चैलेंजिंग था, और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा इंक्लिनेशन इस तरीके रियलिटी पे बहुत रियलिस्टिक सब्जेक्ट्स मेरे को पसंद है। हालांकि मैं ग्लैमर वाली बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, मेरे सॉन्ग, वेब सीरीज, मेरी और भी फिल्म्स आ रही है, बट मेरी रियलिस्टिक फिल्म्स ये मेरी एक है, मेरी और भी आ रही हैं, बट रियलिस्टिक सिनेमा भी मेरे को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो अगर वो मेरी रुचि है तो मैं करता हूँ। एक्टर हमेशा इंडिविजुअल होता है, चाहे फैमिली में भी हो, सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है। तो मेरी आप कह सकते हैं प्रेफरेंस है, और मुझे मज़ा आता है ये रियल सिनेमा। और मैं जैसे आई एम थिएटर एक्टर, मैंने बहुत साल थिएटर किया है, तो कहीं ना कहीं अंदर मेरे वो बसा हुआ है रियल, जो रियलिस्टिक जिसको कह सकते हो। सच में स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा दम है, उसमें फैक्ट्स भी हैं, और जो कि मुझे बाद में पता चले, मतलब स्क्रिप्ट जब मुझे मिली और मैंने रिसर्च किया, फैक्ट्स हैं इसीलिए मैंने किया। और स्क्रिप्ट भी बहुत दमदार है, मुझे बहुत परफॉर्म करने को मिला, क्योंकि इसमें मेरे दो कैरेक्टर्स जैसे आपको पता है, तो और इट्स माई डेब्यू फिल्म, और मेरे को प्रूफ, एक एक्टर को यही होता है कि प्रूफ करना है कि आई कैन एक्ट, और इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। और चैलेंज लेना ही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर मैं डर के बैठ जाऊँ, अरे यार मुश्किल है, दो अभी स्टार्ट है, तो फिर उसका बॉम्बे में कोई, फिर मैं रेडी नहीं हूँ उसके लिए। तो मेरे लिए अच्छा था, मैंने चैलेंज लिया और 100% दिया है। बाकी तो ऑडियंस बताएगी कि मैंने कितना जस्टिस किया कैरेक्टर के। जितेंद्र सर, लास्ट 2 क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपने जो पोस्टर पे लिखा है लाइक वसीम रिजवी फिल्म्स प्रेजेंट, आपको आज यहाँ इस पोजीशन पर हम देख रहे हैं और आपने जो नाम से कमाया है वो है जितेंद्र नाम से, देन व्हाई वसीम रिजवी फिल्म्स? देखिए, वसीम रिजवी जो फिल्म्स का रजिस्ट्रेशन था ये 2018 में हमने कराया था, तब मेरा नाम वसीम रिजवी था जी। ओके। और हमने पहली फिल्म इस पे बनाई थी राम की जन्मभूमि, तो वो उसी बैनर पर रिलीज़ हुई थी। ओके। तो फिर वो मैंने नाम नहीं चेंज किया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हमारा पुराना है, उस पर हमारी एक फ़िल्म रिलीज़ भी हो चुकी है, और भी शॉर्ट फिल्में हमने जो की हैं, हेल्पलेस वगैरह, वो भी उस पर रिलीज़ हुई हैं। तो देखिए, नाम से कुछ नहीं रखा, काम अच्छा होना मैटर करता है, राइट। और लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से यू नो हमने केरला स्टोरीज देखा था, और वो स्टोरी में पहले तो लोगों को इतना नहीं अच्छा, फिर वो बाद में वो ब्लॉकबस्टर बनी, तो क्या आप एक लक की तरह छोड़ रहे हो इस मूवी को? नहीं, देखिए, मूवी एक हमारा मिशन है जी। और हमने
दिखाने के लिए इसको बनाया है कि लोगों तक पहुँचे, लोग देखें। कमाना या उससे कुछ चीज़ गेन करना वो एक दूसरी चीज़ है, लेकिन पहला तो मेरा मकसद यही है कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, आपसी भाईचारे के लिए काम कर रहे हैं, इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, और हम उन दरिंदों को एक्सपोज कर रहे हैं जो वाकई इस देश के लिए ख़तरा है। तो हम उस मिशन के तहत काम कर रहे हैं, और जब कोई मिशन में आदमी काम करता है तो ना उसको जान की परवाह होती है, ना उसको पैसे के नुकसान की परवाह होती है। ये तो ऑडियंस देखेगी, उसको पता चलेगा कि हमने क्या दिखाया है, कैसी फिल्म है। सो लास्टली आप जाते जाते अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं अपने व्यूअर्स से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को ज़रूर आपको देखना चाहिए। हमारी पूरी टीम ने बड़ी मेहनत से इस स्टोरी को बनाया है। एक माँ का दर्द दिखाने की कोशिश की है, एक देश में पैदा होने वाले ख़तरे को दिखाने की कोशिश की है। बहुत से बड़े बड़े बजट की फिल्में आती हैं, वो एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, आप वो भी देखते हैं, लेकिन हम एक मकसद के तहत हैं, इंसानियत के लिए हैं। ये हर एज ग्रुप में हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि जब आप फिल्म देखेंगे तो हमारे हौसले और अच्छे मजबूत होंगे। हम क्योंकि देश के लिए काम कर रहे हैं, हम उन नफ़रतों के लिए काम कर रहे हैं जो आपके बीच में आपको काटना चाहती हैं। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम कम बजट की फ़िल्म बनाने वालों का भी हौसला बढ़ेगा, और हम अपने एक मकसद के तहत जो काम कर रहे हैं उस मिशन में भी हमको मजबूती मिलेगी। थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। थैंक यू। Thank you.